नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के चर्चित युवा कवि व कथाकार श्री गोलेंद्र पटेल की एक कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले भी गोलेंद्र जी की बांजिन की बददुआ कहानी सुना चुकी हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सत्यार्थनी। सत्यार्थनी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 24 बीघा जोतू जमीन थी। कुल मिलाकर वह संपन्न किसान था। उसका नाम मुझे पता है, उसके पिता का भी। मैं उसके दादा के बारे में भी शोध कर चुका हूँ। खैर, मैं ज्यादा गहराई में न जाकर कथा की किश्ती पर बैठे बैठे कमल तोड़ने की कला से परिचित केवट को किनारे चलने के लिए कह रहा था कि पानी पर पतवार जो कहानी लिखी है, मैं ठहर कर पढ़ने लगा। असल में वह उस किसान की है जिंदगी। उसके छोटे बेटे का नाम परशुराम है। परशुराम के 3 बेटे हैं और एक बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्वासा है। फिर बेटी है जिसका नाम है सत्यार्थनी। उसके बाद क्रमशः 2 बेटे हुए, जिनके नाम हैं मांडव व उदयन। परशुराम की पत्नी सत्यवती नाम की चन्नुन कन्या थी, जो कि तभी स्वर्ग से धार गई जब उदयन 3 वर्ष का था। परशुराम स्वभाव से मलिन मर्द है, परंतु परिधान से पुरुषोत्तम राम। मलिन मर्द की स्त्री अक्सर समय से पहले ही देह त्याग देती है। बहरहाल उसकी मेहरारू की मौत कैसे हुई, इसे आप पूरी कथा के बाद स्वयं समझ सकते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद वह अपने बच्चों पर अत्याचार करने लगा। वह अपने बच्चों की नजरों में निर्दयी नेता है। बड़ा बेटा दुर्वासा स्वभाव से परशुराम को पसंद है, लेकिन अन्य के लिए वह परशु था। माँ के न होने पर बच्चों का क्या होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। उदयन और मांडव के साथ सत्यार्थनी दिन भर गाय भैंस चराती थी। परशुराम सुबह खा पीकर निकलता था तो फिर रात को ही घर लौटता था। आते ही बच्चों से खाना मांगता था, न मिलने पर सबको पिटता था। पिता के मार से तंग होकर सत्यार्थनी ननिहाल चली गई। वहीं से उसकी शादी हो गई। बहन के विवाह के वक्त उदयन मात्र 5 बरस का था। उदयन और मांडव को दोहरी मार पड़ती थी, एक तो पिता की, दूसरी दुर्वासा की। दुर्वासा दारूबाज था, जैसे पिता परशुराम रंडीबाज। परशुराम अपने परिवार की एक स्त्री को रख लिया है। इस संदर्भ में कई पंचायतें हुई। उदयन और मांडव अपने पिता और भाई से परेशान होकर एक दिन सिवान से ही शहर भाग जाते हैं। वे सिवान में बैल चराने गए थे और उधर से ही ट्रेन पकड़ लिए। घर से भागते वक्त उदयन 6 वर्ष और मांडव 7 वर्ष का था। दोनों स्टेशन से विपरीत दिशा में गए। उदयन शहर दर शहर भटकते भटकते 12 वर्ष की उम्र में पटना पहुंच गया। पटना में वह एक चाय के दुकान पर गिलास धोने का काम करने लगा। कुछ महीने बाद वह हलवाई के दुकान पर काम करने लगा, जहां उसे रात 10 बजे के बाद दुकान में बंद कर दिया जाता था और भोर में 4 बजे भट्टी सुलगाने के लिए जगाया जाता था। वह रोज अपना आंसू पीकर सोता था। रात में पेशाब लगने पर पॉलीथीन में करके रखा रहता था। शटर खुलते ही बाहर दुकान के पिछवाड़े फेंकता था। एक दिन घर की यादों में इतना खोया कि बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के बाद शौच के बहाने से ट्रेन की पटरी पकड़कर भागने की कोशिश की, परंतु 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कोई स्टेशन न मिलने पर वापस दुकान पर लौट गया। राह भटकने का बहाना बनाया, पर मालकिन ने खूब पिटाई की। मालकिन के बाद रात में मालिक ने भी पिटा। फिर 2 दिनों के बाद रक्षाबंधन था। मालकिन मायके चली गईं। मालिक दुकान पर व्यस्त थे। मालिक उदयन को भैंस का कोवा काटा करने के लिए भेजे, तो वह कोर्रा भूसा नांद में डालकर ट्रेन की पटरी पकड़कर दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थक गया था। पाँव में चप्पल नहीं थे, इसलिए पटरियों के पत्थर से पाँव लहूलुहान थे। आगे एक गढ़ी थी, जिसमें कुछ भैंसें मेड़ियां मार रही थीं। वह प्यास से अधमरा होता जा रहा था। उससे रहा नहीं गया। वह उसी गढ़ी में से हिड़िल पानी गंजी से छानकर पीने लगा। तभी एक चरवाहा उसके पास आया। उसने उसे अपने घर ले गया। उसके पांव का मरहम पट्टी करवाया। वह रात भर उस अजनबी के घर रहा। फिर सुबह उसने उसे अपने साइकिल से रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और उसके स्टेशन का टिकट कटाया। तब जाकर वह अपने घर पहुंचा। वह घर आते ही बताया कि उसे और उसके भैया मांडव को सिवान से कुछ आदमी पकड़कर अपने साथ रेलगाड़ी से ले गए, जिसे लोग उसके बचपन में लकड़सूंग कहते थे। हम दोनों भाइयों को दुकान वालों को बेच दिए थे। कुछ दिनों तक दुर्वासा भैया और पिताजी की सहानुभूति प्राप्त हुई। फिर वही स्थिति। आखिर हार मानकर पुनः वह घर से भाग गया।
इस बार ट्रक ड्राइवर के साथ भागा था। उसी के ट्रक पर खलासी का काम करने लगा। कुछ ही साल में वह ट्रक चलाना सीख लिया। वह 15-16 साल की उम्र में ट्रक ड्राइवर बन गया। वह ट्रक से ही पूरे भारत का भ्रमण लगभग 50 बार किया है। वह 5-7 साल पर अपने घर आता था। 10-15 दिनों तक रहता था। फिर वह ट्रक पर चला जाता था। समय बीता, उम्र बीती। वह लगभग 26-27 साल का हो गया। भैया की शादी बहुत पहले हो गई थी। भाभी को बच्चे भी हो गए थे। भाभी माँ के समान होती है, परंतु उसकी भाभी में भी उसके प्रति कोई अपनत्व भाव नहीं था। उसके पिताजी उसका विवाह करने के लिए उससे पैसे मांग रहे थे। अंततः वह प्रेम विवाह कर लिया। आज उसको एक लड़का और एक लड़की है। वह खुद को मूल निवासी घोषित कर दिया है। उसकी पत्नी बच्चे समेत मायके चली गई है। पूरे 17 साल बाद उसके मांडव भैया घर आए हुए हैं। पिताजी और दुर्वासा भैया चिन्हने से मान कर रहे हैं। वे पूर्णतः नकार रहे हैं कि वे उनके भैया नहीं बल्कि कोई बहरूपिया हैं। वे उनके खून नहीं हैं। उनको खून की पहचान है। वे इस रक्त से रिश्ता तोड़ चुके हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको जमीन जट्ठा नहीं देना पड़ेगा। गांव के बुजुर्ग चीन रहे हैं पर घर वाले नहीं। खैर, मांडव भैया सभी को चीन रहे हैं। मोहल्ले के आदमियों का नाम बता रहे हैं। हिताय नताय के लोगों का नाम बता रहे हैं। मांडव को देखते ही सत्यार्थनी चीन गई, जो कि उनकी सगी बहन है। वह औरत भी चीन गई, जिसे परशुराम रखे हुए हैं। लोग भीड़ लगा रहे हैं। भीड़ इसलिए लगा रहे हैं कि मांडव जोगी बाबा बनकर आए हैं। वे सारंगी बजा बजा दुखड़ा का टुकड़ा सुना रहे हैं। मांडव बचपन में बहुत उदार व्यक्ति थे। माँ के न होने की वजह से खाना बनाने में होशियार थे। कूप की कलाकाल से सीखे हैं। वे हर तरह का पकवान बनाने में माहिर हैं। मोहल्ले के वरिष्ठ मित्रगण जो उनके हाथ का भोजन खाए हैं, वे उनकी दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं एक दूसरे को। मैं यानी कथाकार मांडव बाबा के उन मित्रों से उनके बारे में जानने की इच्छुक हूँ जो कुंभ के मेले में या अन्य अवसरों पर उनसे मिलते रहते थे। किसी ने ठीक से कुछ भी नहीं बताया। अंत में मांडव के साथ कुछ दिन तक काम करने वाले एक आदमी से मिला, जिसने मनड़ाई में मांडव के मुंह पर सच्चाई बताई है। वैसे भी मैं यानी कथाकार मांडव और वे 3 ही लोग सच जान रहे हैं। वह भी सबसे कम मैं। मुझसे अधिक उनके मित्र। बाकी तो मांडव जीवित हैं। वे अपने विषय में जितना बताए हैं, उसके कुछ अंश का रिकॉर्डिंग कर लिया हूं ताकि मेरे पास ठोस सबूत रहे। मांडव के मित्र एक तरह से मांडव के भाई भी हैं, भले ही खून का रिश्ता नहीं है। मांडव उनकी माई को माई कहते हैं, क्योंकि वे उसी औरत के बेटे हैं जिसे मांडव के पिता रखे हैं। खैर, पैर को पूंछ कहना अच्छी बात नहीं है। 13 वर्ष की अवस्था में मांडव भटकते भटकते लखनऊ पहुंच गए थे। वहां रिक्शा चलाते थे। कुछ वर्ष रिक्शा चलाए। एक दिन उनके रिक्शा पर इलाहाबाद के एक विद्यालय का प्रधानाचार्य बैठे। उन्होंने मांडव को अपने स्कूल में माली का काम दिया। वे लखनऊ से इलाहाबाद चले आए और विद्यालय में माली का काम करने लगे। वे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गए, लेकिन विद्यालय में किसी अन्य माली ने किसी छात्रा से बदतमीजी की, जिसकी वजह से इनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह माली इनका रूममेट था। मांडव को जेल हुआ। छानबीन करते करते 2 वर्ष बीत गए। तब जाकर असली अपराधी पकड़ाया और वे जेल से छूटे। यह बात तो मांडव ने स्वयं बताई है, लेकिन एक दिलचस्प बात और है, जो कि संकोचवश उन्होंने मुझसे नहीं बताई। वह यह है कि वे एक निम्न जात की लड़की से मोहब्बत कर बैठे थे। यहाँ तक कि वे उससे शादी भी कर लिए थे। उसी समय 4-5 दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उसे लेकर आए भी थे। लेकिन घरवालों को पता चला कि लड़की निम्न जाति की है, तो वे पुनः वापस लौट गए। लड़की के साथ क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। मांडव बता रहे थे कि वे कुछ वर्षों तक चित्रकूट के जंगलों में सन्यासी के जीवन जिए। घास फूस पत्तियों वगैरह को साधना के दौरान खाते थे। सिद्धि प्राप्त हुई कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वे कहते हैं कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है। उन्हें सिद्धि प्राप्त है। मैं उनकी सिद्धियों की परीक्षा नहीं लेना चाहता। वे मंत्र जानते हैं, लोगों को झाड़ते फूंकते रहते हैं। अभी हाल ही में उनकी शादी एक दिव्यांग लड़की से हुई। वह गूंगी बहरी है और ऊपर से दुआ है। वे संत बने कि नहीं, लेकिन एक सच्चे पति बने हैं। मुझसे जब पूछे कि क्या मुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए,
मैंने निसंकोच कहा कि हाँ बाबा जी, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं साधु संतों को महाराज नहीं, बाबा कहता हूँ। मैंने कहा कि गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ है। मोक्ष मोक्ष की चिंता छोड़िए, बबाइन लाइए। दिव्यांग सेवा देवताओं की सेवा से बड़ी है। जरा सोचिए कि जब आपके बच्चे पैदा होंगे और वे जब बड़े होंगे, तो आप उनकी नजरों में असली हीरो होंगे। कम से कम आप जीवन भर बबाइन के मन की दृष्टि में देवता से बढ़कर रहेंगे, और मेरे भी। वे दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, दिमाग है न। मैं आपको चाचा और उनको चाची कहूंगा। यदि आप कुंवारी लड़की से शादी करेंगे, तो जैसे सब हैं वैसे आप भी रहेंगे। संन्यास से गृहस्थ जीवन में आने का कोई औचित्य भी नहीं रहेगा। उनकी पत्नी सेवा देखकर सब बूढ़ी औरतें कहती हैं कि सत्यार्थनी का सहोदर सच में संत है, साधु है, भला मानुष है, परंतु सत्यार्थनी के विरुद्ध है विधि का विधान। उसका जीवन डयकमय है। बचपन में माँ की छाया, जवानी में पति की, वह भरी जवानी में विधवा हो गई थी, ऊपर से एक लड़की की माँ। उससे कोई पुरुष शादी नहीं कर रहा था। ऐसी लड़कियों का समाज में सिंदूरीकरण बहुत मुश्किल से हो पाता है। उसकी दूसरी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से हुई, जो कि नशेड़ी था। इस पति से 3 लड़कियां एवं एक लड़का हुआ है। अपनी संतानों को पालने के लिए दुनिया के तमाम दुखों सहती है माँ ने। उसने भी काफी कष्ट सहे। समय के साथ बच्चियां बड़ी हुईं। अपनी पहली बड़ी बेटी और इस नशेबाज पति से प्राप्त दूसरी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे खासे खानदान में की थी। सबसे बड़ा दामाद एक ट्रक एक्सीडेंट में मर गया। बेटी गर्भवती है। दूसरे दामाद ने किसी और को रख लिया है। दोनों बच्चियां मायके में हैं। दोनों को मां की छाया में कब तक रहना है ऊपर वाला ही जानता है। 2.5 वर्ष के बाद सत्यार्थनी छत से खोपड़ी कहीं गिर गई। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मर गई। सड़क पर सगड़ी है और सगड़ी पर शव। बच्चियों को ऐसा लग रहा है मानो सगड़ी पर सड़क है। उसकी लाश के पास हिताय नताय गांव जवार की स्त्रियां चीख रही हैं, रो रही हैं। बड़ी बेटी रोते रोते बेहोश हो गई है, पर पति है कि पड़ोस के पियक्कड़ों के साथ पी रहा है दारू। दोपहर की चिता रात में जली। 13वीं के कुछ ही महीनों के बाद सत्यार्थनी का बूढ़ा पति किसी अधेड़ औरत को रख लिया। बच्चियां भी पिता के जुल्म से तंग होकर अपने प्रेमियों के साथ भाग गई हैं। वे सब अपने मांडव मामा से फोन पर कभी कभी अपना डैक रोती हैं। गृहस्थ जीवन में मांडव कहते हैं कि समाज में उनकी बहन सत्यार्थनी जैसी अनेक बहनें रोज मर रही हैं। उनको बचाने का कोई उपाय है आपके पास? तुम पढ़े लिखे हो, उपयुक्त उपाय बताओ, ताकि बेमौत मरने से बच सके माँ, बहन, पत्नी और बेटी। कथाकार का संपर्क सूत्र है: नाम गुलेंद्र पटेल, डाक पता ग्राम खजूर गांव, पोस्ट साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत। पिन कोड 22109। व्हाट्सएप नंबर 8429249326। ईमेल corogv@gmail.com। धन्यवाद।